Please start, sir. आई थिंक सर अमित सर की आवाज नहीं आ रही है। ज्वाइन कराए राहुल सर, आप मुझे ज्वाइन कराए। आ रही है मेरी आवाज? हेलो, अभी आप आवाज please आ रही start, है? हाँ जी yes, sir, आ रही है आ रही है, ठीक है जी। चलिए। मैं फिर से मैं माफी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी खराबियां रही हैं। मैं फिर से कार्यक्रम में शुरुआत कर रहा हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था कि हम अपने इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोरोना का जो संक्रमण काल है उसमें आपकी जिंदगी जो उदासीन हो रही है उसमें विभिन्न रंग भर सके। जीवन के अलग अलग रंग हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो देश के जाने माने शिक्षाविद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और रिसर्चर हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं प्रोफेसर आर के खंडाल जी का। खंडाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। प्रोफेसर आर के खंडाल साहब के पास 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जो देश और विदेशों में जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं उसको मेंटोर करते हैं। फॉर्मर वीसी रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं यूपीटीयू यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के, और अभी इंडिया ग्लाइकोस जो है नोएडा में उसके प्रेसिडेंट हैं आर&डी एंड बिजनेस डेवलपमेंट में पिछले करीब 5 सालों से। देश विदेश का काफी लंबा अनुभव इनके पास रहा है। इससे पहले श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च में डायरेक्टर रह चुके हैं करीब 12 सालों तक। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो भी हैं। इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो मात्र 25 साल की उम्र में ये इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। देश के प्रख्यात संस्थान आईएसएम धनबाद में मात्र 25 साल की उम्र में ये लेक्चर नियुक्त हुए थे और वहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद विभिन्न अपने करियर में विभिन्न ऊंचाइयों को छुआ है। 30 से अधिक पीएचडी इन्होंने सुपरवाइज की है। जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं उसमें 150 से अधिक इनके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। कई किताबें आ चुकी हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें इंटरनेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन, यूपी रत्न अवार्ड, राजस्थान सम्मान अवार्ड, एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड। लिस्ट काफी लंबी है खंडाल साहब, मैं सारे नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अगर मैं आपकी उपलब्धियां बताने लगूं तो शायद पूरा कार्यक्रम उसमें खत्म हो जाए। तो लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हम लोगों के बीच में हैं और जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो आपके अनुभवों से लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसा कि हमारा आज ये कार्यक्रम है कि हाउ टू बी स्मार्ट, बीइंग स्मार्ट, कि जीवन में मैं आपके अनुभवों से जानना चाहता हूँ। किताबी बातें तो कई हम लोगों ने पढ़ी है, काफी सैद्धांतिक बातें पढ़ चुकी हैं कि सफल होने का फॉर्मूला क्या है, सफल होने के सूत्र क्या है, व्हाट इज द टिप्स फॉर द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रोफेसर अमित शर्मा जी, माननीय आपके डायरेक्टर महोदय और सारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो अभी ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं मेरे साथ, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स में उन सबको प्रणाम। परम आदरणीय चांसलर आईआईएमटी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर योगेश मोहन गुप्ता जी को प्रणाम। आपके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन आईआईएमटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा के माननीय श्री मयंक गुप्ता जी, मयंक अग्रवाल जी को बहुत बहुत प्रणाम। उनके भ्राताश्री को प्रणाम। पूरे आईआईएमटी परिवार को प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा आपको बता दूं जी, मैं बता दूं कि तमाम लोग जो हैं आज जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, और जो आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज है इसमें करीब 18,000 से अधिक छात्र हमारे साथ हैं। वो तमाम छात्र जो है वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे तमाम फैकल्टीज देख रहे हैं, और इसके अलावा जो हम इसे लाइव कर रहे हैं तो जो और भी हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो सब भी आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपकी इस महती कृपा के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया। जो आपके 18,000 छात्र आपने बताए, वो छात्र नहीं, भविष्य निर्माता है देश के,
और भविष्य के बहुत अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने वाले आत्माएं हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार जी। तो अब जी, आपके तो मैं प्रश्न का आपको उत्तर दूं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आप चाहूंगा कि कार्यक्रम शुरुआत किए जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे से प्रश्न किया सफलता क्या होती है, सफलता कैसे पाई जाए। उसका उत्तर देने से पहले मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आपने ये इंद्रधनुष जैसा कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिससे आपके सारे छात्र, आपके सारे फैकल्टी को देश भर, दुनिया भर से जो अनुभवी लोग हैं वो अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर सकें। उसके लिए आप सबको साधुवाद। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो पेंडेमिक है ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे देश के लिए। इसलिए अच्छा जी हुआ है, इसने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत और भारतीयता का बोध समाज के लिए, मानव जाति के लिए सस्टेनेबिलिटी का मात्र एक उदाहरण है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। पूरे विश्व में अब सब लोग भारत की तरफ दोबारा देखने लगे हैं, कई कारणों से। पहला कारण ये कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो भी आविष्कार किए उनको कभी पेटेंट नहीं किया। आज जो हम देखते हैं इकोनॉमी, सो कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक टेक्नोलॉजी पहले पेटेंट होती है, उसके बाद समाज के पास पहुंचती है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि, उन्होंने किसी भी उपयोगी वस्तु का, किसी भी उपयोगी पदार्थ का कभी पेटेंट नहीं किया। मैं चाहूंगा स्टूडियो को कि आपको साइड में कर दें और मेरे को सेंटर में ले आएं। जी जी, आप ही हैं जी, आप ही दिखाई पड़ रहे हैं जी। ओके, ठीक है। जी ठीक, तो आपको अगर डिस्टरबेंस हो इसलिए मैंने कहा। नहीं नहीं जी, बिल्कुल तो, बिल्कुल जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ भी पेटेंट नहीं किया, सब समाज के लिए किया। बात आती है सफलता की, तो सफलता का वो सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे हमारे पूर्वज। आज इस पेंडेमिक ने सबको बता दिया कि वापस लौटो गांव की ओर। क्यों? क्योंकि गांवों में हमारे पूर्वजों ने बताया कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न चाकरी। पिछले 100 वर्षों में और पिछले 400-500 वर्षों में मैं कहूंगा, भारतीयों ने कृषि छोड़कर चाकरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी प्रारंभ कर दी। आज की शिक्षा में भी चाकरी सबसे ऊपर आ गया। एडमिशन्स के समय, पढ़ाई के समय, सिलेबस पूरा होने के समय, पूरे सरस्वती के विद्या मंदिर में जहां ज्ञान सृजन होना चाहिए, ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए और ज्ञान का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वहां केवल एक वैल्यू एडिशन माना जा रहा है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। और चाकर और नौकर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात करते हैं सफलता की। मेरे विचार से यदि हम अपने संस्कारों पे जाएं, अपनी संस्कृति पे जाएं, तो मानव जन्म केवल एक उद्देश्य से मिलता है। 84 लाख योनियां हैं इस धरा पर। उन 84 लाख योनियों में लास्ट है मानव शरीर। आत्मा लास्ट में मानव शरीर में आती है केवल एक उद्देश्य से, एक ध्येय से और केवल एक ही प्रयोजन से, और वो प्रयोजन है मोक्ष। यदि आप मोक्ष प्राप्त करते हैं मेरे विचार में तो आप सफल हैं। यदि आप मोक्ष प्राप्त ना करके वापस उसी 84 लाख योनियों के चक्र में चले जाते हैं तो आप असफल हैं। ये हमारी सांस्कृतिक परिभाषा है सफलता और असफलता की। किंतु आज हम कलयुग में जी रहे हैं। ये परिभाषा हुई थी जब सतयुग, द्वापर, त्रेता ये चल रहे थे। कलयुग के लिए ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। कलयुग में हम ये समझते हैं सफलता का अर्थ है बहुत बड़ा पैकेज। सफलता का अर्थ है जितना हो सके एक्वायर कर लो। सफलता का अर्थ है जितना हो सके अर्जित कर लो, जितना हो सके एक्सप्लॉइट कर लो। सर्विस का कहीं यहां बिल्कुल नामो निशान नहीं है। आप क्या दे रहे हैं इसका कोई
संदर्भ नहीं है आज की सफलता के। आप जब सफलता के मायने निकालते हैं, आज की सफलता यह है कि आप कितना ग्रैब कर ले रहे हैं, कितना पोजेस कर ले रहे हैं और कितना एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं। मेरे विचार से यही कारण है जिसके स्वरूप आज हमें पेंडेमिक फेस करना पड़ा। क्यों पेंडेमिक आया? क्योंकि मानव जाति ने यह सोचा कि हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्ञानी हैं, हम मानव हैं, हम जंगली जानवरों, हम सब बाकी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ जाति हैं। जब सर्वश्रेष्ठ हैं तो हमको सारे अधिकार हैं, हम जिस मर्जी जानवर को खाएं, जिस मर्जी जानवर को मारें, और उसी के कारण आज ये पेंडेमिक आया। दुर्भाग्य ये है इस विश्व का, इस समाज का, मानव समाज का, कि बहुत सारे देश तो ये हिम्मत भी नहीं कर पा रहे ये कहने का कि ये वायरस चीन से आया और ये वायरस चीनियों ने भेजा और ये वायरस चीनी लोगों के कृत्यों के कारण आया। उनके जो कृत्य हैं कि वो जो जंगली जानवरों को खा रहे हैं, ऐसे ऐसे जानवरों को मार के खा रहे हैं, जिनके कारण ये पेंडेमिक आया। इस पेंडेमिक ने सबको सिखा दिया कि सुधर जाओ। अभी मैं कल एक हेडलाइन पढ़ रहा था तो उसमें नंदन नीलेकणी जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि आवर फ्यूचर विल नॉट बी विद रेफरेंस टू व्हाट एवर पास्ट वाज। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हमारा जो भविष्य है वो इस बात से नहीं निर्धारित होगा कि हमारा पास्ट क्या था। पास्ट इन द सेंस कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम हर चीज को 2 डायमेंशनली देख रहे थे। 2 डायमेंशनली का अर्थ है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्रोथ देख रहे थे 2 डायमेंशनली। हर चीज बढ़े, खूब जीडीपी बढ़े, खूब पैसा बढ़े, डिपॉजिट्स बढ़े, हर व्यक्ति धनी धनी हो जाए, इसके ऊपर फोकस था। अब पेंडेमिक ने बता दिया कि इस फोकस को छोड़ो, अपनी जान बचाओ, और यदि सफल होना है तो इस कोरोना वायरस से पहले अपने आप को बचाओ। अब यहां पे संदर्भ आ जाता है भारत का दोबारा से। 2 तरीके की पद्धतियां हैं, एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और एक भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा वेदों पर आधारित आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि इस शरीर में इतनी विधाएं हैं किसी भी रोग को ठीक करने की, जितनी इसमें कमियां हैं रोग पैदा करने की। प्रत्येक शरीर रोग का घर है और निरोगी काया भी प्रत्येक शरीर बन सकता है, क्योंकि शरीर में ऐसी विधाएं हैं कि कोई भी रोग हो उसका निवारण स्वयं कर ले। लेकिन मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या कहती है? यदि आप में रोग आ गया तो उस अंग को इनकैपेबल बता देते हैं। यहां तक होता है कि उस अंग को निकालने की बात होती है, उस अंग को निष्क्रिय करने की बात होती है। आयुर्वेद ये कहता है कि यदि रोग आ गया तो अपने आप को सक्षम बनाओ कि रोग का निवारण वहीं हो जाए, और कोई भी अंग निष्क्रिय नहीं करना है, उसको अधिक क्रियाशील करना है। ये अंतर जो अब समझ आ गया पूरे विश्व को कि भारतीय सिस्टम, वेदों के अनुसार जीना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और वो ही सफल होंगे जो इस कोरोना वायरस को, इस इम्यूनिटी को ओज भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ओजस्वी भव, यशस्वी भव। ओज जो है वो आपके चेहरे पे दिखता है, आपके पूरे स्वरूप पर दिखता है, आपकी पूरी प्रकृति में दिखता है। वो ओज यदि व्यक्ति में होगा तो वो सफल होगा इस कोरोना को डिफीट करने के लिए। तो आपने मेरे से पूछा था कि सफलता के क्या आयाम हैं, तो मेरे विचार से सफलता का सबसे पहला आयाम ये है कि आप स्वस्थ कितने हैं और स्वयं स्वस्थ कितने। दवाई लेकर स्वस्थ नहीं, औषधि खाकर स्वस्थ नहीं, वेंटिलेटर पे जाकर स्वस्थ नहीं। आपका अपना जो वेंटिलेटर सिस्टम है, आपके अपने लंग्स हैं, आपका अपना प्राणायाम करने का जो कार्यक्रम है, आपका योग करने का कार्यक्रम है, आपका भोजन सात्विक है, उससे जो आप ओज की पैदावार कर रहे हैं अपने शरीर में, ओजस्वी जो बना रहे हैं और तेजस्वी बना रहे हैं शरीर को, इम्यूनिटी लाकर कोरोना को डिफीट करके, मेरे विचार से वो सबसे पहला आयाम है। दूसरा आयाम है सेवा का। ये आयाम नहीं कि आपके पास धन कितना है, आयाम सबसे बड़ा सफलता का ये है
कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, देश को क्या दे रहे हैं, आप समाज की कितनी सेवा कर रहे हैं, आपने कितने पेड़ लगाए, कितना आपने आसपास के जीव जंतुओं की सेवा की। दूसरा आयाम ये है, और सबसे महत्वपूर्ण आयाम तीसरे नंबर पे है, कितना आपने ज्ञान अर्जित किया, कितना आपने ज्ञान बांटा। क्योंकि एक व्यक्ति यदि ज्ञानी है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है, और यदि व्यक्ति ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाया वो मोक्ष नहीं पा सकता। मोक्ष का दूसरा नाम काउंटर पार्ट ही ज्ञान है। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, यदि कोई और प्रश्न हो तो आप पूछिए। जी, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि हमारी वैदिक संस्कृति हमें वो तमाम रास्ते दिखाती है, वो राह दिखाती है, जिस पर चलकर हम जीवन में जो वास्तविक सफलता होती है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो पहला आयाम आपने बताया कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस कोरोना काल ने वाक़ई सबको समझा दिया कि हमारी जो आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है, वो कितनी मजबूत होती है, और हमारी वैदिक संस्कृति हमारी उसी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ही बात करती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात पे जो आपने बताई खंडाल साहब, वो कि देने की प्रवृत्ति हमें बढ़ानी चाहिए। खास आजकल आप प्रश्न कहीं न कहीं हम पूछिए ज़रूर। अमित जी, आप सीधे प्रश्न जी, पूछिए। आप जी, सारे मैं प्रश्न वही आपसे पूछिए, फिर मैं पूरा भाषण दे देता हूँ। जी, 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 मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो देने की प्रवृत्ति आपने बढ़ाने की बात की, आजकल के इस कलयुग में इस प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सके? तो क्या चीज़ें हैं जिनको करके हम अपनी जो गिविंग है उसको बढ़ा सकें? और आपके सारे प्रश्न अभी पूछ लीजिए आप, मैं इकट्ठा फिर आपके उत्तर दे दूंगा। जी, आप बोलिए, फिर आप जो-जो बोलना चाहते हैं बताइए, और फिर अगर कुछ और चीज़ें मन में आएँगी ज़रूर मैं आपसे पूछ लूँगा। ठीक है। आप फ्री हैं बताने के लिए। जी, ओके, तो आपका कार्यक्रम जो बीइंग स्मार्ट है उसके ऊपर जी। मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, स्मार्ट का बिल्कुल, हाँ। स्मार्ट का क्या अर्थ है? जी, स्मार्ट का अर्थ तो जो भी इंग्लिश डिक्शनरी में है आप देख लेंगे, लेकिन इसका नॉर्मली एब्रीविएटेड फॉर्म डिस्क्राइब करते हैं सब लोग जब स्मार्ट की बात आती है। बीइंग स्मार्ट का मतलब है एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव, गेटिंग समथिंग टारगेटेड। तो एस उससे हो गया। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, व्हाट यू कैन मेजर, व्हाट यू कैन एक्चुअली काउंट। Unfortunately, today, what we count actually never counts in life. What we count today never counts in life, and what counts in life, we can never count. तो something which is measurable, smart का दूसरा abbreviated का दूसरा वर्ड जो अक्षर है उसका abbreviation measurable. ए का है attainable, achievable, जो चीज attainable हो, achievable हो. आर मीन्स relevant and टी मीन्स time bound, timely. अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं शर्मा जी। स्मार्ट बीइंग स्मार्ट का क्या उदाहरण है? जब मैं उदाहरण दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसको मैं बता रहा हूं। आसपास देखिए कि पिछले 5-10 सालों में कौन कौन स्मार्ट व्यक्तित्व हैं और स्मार्टनेस कैसे हमने देखी है। तो आज मैं प्रातः चर्चा कर रहा था, ऐसे ही जनरल चर्चा कर रहा था, किसी ने मेरे से पूछा कि बीइंग स्मार्ट से आप क्या बताने वाले हो? तो मैंने कहा मेरे को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं 1-2 उदाहरण दे दूंगा। तो बोले आप क्या उदाहरण दोगे? मैंने कहा मैं सबसे पहला उदाहरण अमित शाह जी का दूंगा, बीइंग स्मार्ट। आप जस्ट एक एग्जाम्पल लीजिए, आप पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप आसपास देखिए कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 1947 में। बीच में धारा 370 आ गई, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आप किसी का नाम लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, होम मिनिस्टर रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, एक से एक बड़े बड़े, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले प्रधानमंत्री रहे, समाज से जुड़े प्रधानमंत्री रहे। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आए और चले गए, और सब क्या कहते रहे? या तो उन्होंने 370 जब लग रही थी उसका कुछ विरोध किया छोटा मोटा, और फिर भी पास हो जाने दिया, धारा 370 लग गई। और कल तक तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है, जो बढ़ चढ़ कर ये बोल रहे थे कि किसी का बाप भी धारा 370 हटा नहीं सकता।
ये तक कह रहे थे कि मोदी जी 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन क्या, चाहे 10 इलेक्शन जीत के 10 बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, धारा 370 नहीं हट सकती। बात आ रही है बीइंग स्मार्ट की। तो आओ सब लोग सीख लो कि स्मार्टनेस क्या होती है और बीइंग स्मार्ट क्या होता है। जरा अमित शाह जी का वो भाषण सुनो राज्यसभा में, लोकसभा में, आपको सब समझ आ जाएगा कि कौन स्मार्ट है और कौन स्मार्ट नहीं। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारे मोदी जी का। अभी चाइनीज ये प्रॉब्लम आई, पहले डोकलाम आया, अभी ये इसमें तिब्बत में ये अपने जो अपना कश्मीर के ऊपर लद्दाख में आया। तो मोदी जी का स्मार्टनेस देखिए, कब उनको क्या शब्द बोलने हैं, कब कहां जाना है, किस प्रकार से कौन सा मूव चलना है। इट इज लाइक अ चेस गेम, इट्स लाइक अ माइंड गेम। एक एक मूव उनका कितना स्मार्ट होता है कि उनके मूव की स्मार्टनेस इतनी ऊंची और इतनी तेज है कि उनका विपक्ष अगर स्मार्टेस्ट से स्मार्टेस्ट भी कमेंट अगर ट्वीट करता है, वीडियो पोस्ट करता है, तो उसको लोग सबसे बड़ा मूर्ख कहते हैं। तो ये मोदी जी की बीइंग स्मार्टनेस है, ये आप सीख लें। बीइंग स्मार्टनेस और बताता हूं, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो वर्ल्ड का, और यहां बात आती है अमेरिका की। जब बराक ओबामा पहली बार भारत आए और रेडियो पे जब जो मोदी जी की मन की बात होती है उसमें मोदी जी के साथ आए, और मोदी जी किस प्रकार से उनको एड्रेस कर रहे थे, लाइक हिज फ्रेंड। आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट वर्ल्ड में किसी भी देश का जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है तो इस तरीके से नहीं बोल सकता जैसे मोदी जी बोल रहे थे हेलो बराक, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। और ये सुनकर हमको बड़ा गर्व हो रहा था। जब आपके आसपास कोई स्मार्ट व्यक्ति होता है तो आपको गर्व होता है, आपके गली में, मोहल्ले में, आपके इंस्टीट्यूट में, आपसे रिलेटेड हो ना हो, लेकिन स्मार्ट लोग सबको अच्छे लगते हैं। तो बीइंग स्मार्ट में पहला बात है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू धारा 370, स्पेसिफिक टू resolutions for the country to become number one, specific to lead the world. Today India is leading the world. आप देख लीजिए, चाहे चाइनीज प्रॉब्लम हो रही हो 14 कंट्रीज के साथ, सब लोग देखते हैं इंडिया क्या बोलेगा। अभी पेंडेमिक आया, उसमें मेडिसिन सप्लाई करने की बात थी, कितना स्मार्ट मूव था। मोदी जी ने यहां लॉकआउट कर दिया ताकि यहां पे आवश्यकता ही ना पड़े उन मेडिसिन की। यहां लॉकआउट हो गया, पेशेंट्स कम है, पूरी मेडिसिन स्पेयर हो गई, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। और कंट्रीज को सेलेक्ट किया, ब्राजील को सेलेक्ट किया, फ्रांस को सेलेक्ट किया, जर्मनी को सेलेक्ट किया, इटली को सेलेक्ट किया, यूएस को भेजा। नेम अ कंट्री जिसको वो मेडिसिन चाहिए थी और इंडिया ने नहीं सप्लाई की। पहले इंडिया में उसको सरप्लस किया, फिर वहां सप्लाई किया। तो ये आपका मेजरेबल हो गया। यू कैन मेजर इट हाउ स्मार्ट ही इज। फिर अटेनेबल, यू शुड बी एबल टू अचीव इट। यदि आप अचीव नहीं कर पाते हैं, यदि वो अटेनेबल नहीं है, तो आप स्मार्ट नहीं है, नो मैटर व्हाट ऑल एफर्ट्स यू आर मेकिंग। देन आर स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट। It has to be relevant to the time, relevant to the situation, relevant to the necessities and needs, relevant to the objectivity of the purpose for which we exist. जितने भी मैंने उदाहरण दिए उन सब में देख लीजिए कितने relevant moves थे, smart moves थे। उन्होंने जो भी किया समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सब relevant moves थे। और लास्ट जो अक्षर है वो है टी, जिसका मतलब टाइम बाउंड एंड टाइमली। समय बहुत कम है। जो स्मार्ट लोग होते हैं उनके पास समय बहुत कम होता है, वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट अचीव करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, स्मार्ट पीपल आर एफिशिएंट पीपल। दे मे नॉट बी इफेक्टिव बट दे आर एफिशिएंट। आप देखिए बॉम्बे में डिब्बे वाले, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, वो बहुत हाई एंड मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, डब्बे वाले समय पे डब्बा पहुंचा देते हैं हर व्यक्ति के,
और उनका ऐसा सिस्टम है, कोई आईटी, कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, कोई स्मार्ट सिस्टम्स नहीं है उनके पास, कोई ईआरपी सिस्टम्स नहीं है, लेकिन हर एक का डब्बा, और कभी नहीं हो सकता कि आपका डब्बा किसी और के यहाँ पहुंच जाए और किसी और का आपके पास आ जाए, और समय से, तो टाइम बाउंड करते हैं, कितने स्मार्ट हैं। तो ये हमेशा मैं कहता हूं, स्मार्ट पीपल और एफिशिएंट पीपल मे नॉट बी इफेक्टिव। दूसरी बात, प्रश्न आता है, क्या स्मार्ट लोग इंटेलिजेंट नहीं होते? और इंटेलिजेंट और स्मार्ट में क्या अंतर होता है? तो आप ये जान लीजिए कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो नेसेसरली, ऑल स्मार्ट पीपल आर इंटेलिजेंट, बट ऑल इंटेलिजेंट पीपल मे नॉट बी स्मार्ट। अब इंटेलिजेंट और वाइज, विजडम, क्या स्मार्ट लोग वाइज होते हैं? तो पहले हम अंतर करेंगे इंटेलिजेंट और वाइज लोगों में। आप देखिए, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका आईक्यू हाई होता है, ब्रिलियंट होते हैं, सोच सकते हैं, उसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं। लेकिन स्मार्ट जो है वो जितना सोचता है उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि स्पेसिफिसिटी। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो स्पेसिफिसिटी से बाहर भी जा सकते हैं, चले जाते हैं, अक्सर चले जाते हैं। उदाहरण देता हूं, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, क्लास में आते हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट हैं, और मैं मान के चलता हूं सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, लेकिन उनमें कुछ स्मार्ट होते हैं। उनको पता रहता है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और किस समय और कैसे करनी है, और अच्छे नंबर लाते हैं, क्योंकि उनका स्पेसिफिक गोल, उनका स्पेसिफिक उद्देश्य अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर ले आते हैं। वो भले ही से क्लास में मोस्ट इंटेलिजेंट की कैटेगरी में नहीं आते, पूरा सिलेबस सारा नहीं पढ़ते हो, लेकिन वो पढ़ लेते हैं और ठीक से पढ़ लेते हैं, और बाकी समय आनंद लेते हैं, गिटार बजाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, आजकल तो ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में। तो सारा कुछ करते हैं जो उनका मन चाहता है, लेकिन गोल से हटते नहीं है। और इंटेलिजेंट बच्चे पूरा सिलेबस डेडिकेटेड, डिवोटेड होके तैयारी करते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं। उनका भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव होना भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट होना भी इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में एफिशिएंट मोर इंपॉर्टेंट है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, और वाइज भी होते हैं। अंतर इंटेलिजेंट और वाइज में क्या है? दो इंटेलिजेंट व्यक्ति डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को तर्क वितर्क कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अंत में क्या होता है? डिस्कशन जो लंबा हो जाता है। आप देख लीजिए जीवन में, कभी भी डिस्कशन 10 मिनट से अधिक हो जाए तो एंड में वो एनिमिटी क्रिएट करता है। डिस्कशन एंड हो गया, बाहर आके सब लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि विजडम नहीं था। लेकिन यदि उनमें विजडम होता तो जो वाइज व्यक्ति है वो समझ लेता कहां डिस्कशन को एंड करना है। अब मुझे इससे आगे नहीं बोलना क्योंकि कोई लाभ नहीं है, वो समझ लेता, बट वो विजडम नहीं होता, वो इंटेलिजेंस। तभी हम बोलते हैं कि बीइंग ए ब्रिलियंट sometimes or many times may make you lose your friend, but being a wise make you win the friend even though your argument is defeated. Because when you are only brilliant and intelligent, you are focusing on your point of view and on your argument, and then you lose your friend. But if you are wise, you will give your argument, you will give your opinion, but you know very well, even if you are defeated, you are winner, because you don't lose the friend at the end of the day. But smart person will never lose the friend. He will be wise, he will be intelligent to maneuver the moves. I told you what are the moves that you are supposed to take: measurable moves, attainable moves, relevant moves. यदि वो ही पार्लियामेंट का सेशन आप देखिए, 72 घंटे में लोकसभा और राज्यसभा में सब जगह पारित हो गया 370 हटाने का। अब 370 हिस्ट्री हो गया। कितना बड़ा स्मार्ट मूव, कितना बड़ा ब्रिलियंट मूव। और कोई एनिमी नहीं बना, जो एनिमी बने वो स्वयं एक्सपोज हो गए, और ये स्मार्टनेस थी उस मूव की। तो ये हो गया बीइंग स्मार्ट। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे जो छात्र हैं वो समझें कि कौन कौन हमारे चारों तरफ स्मार्ट लोग हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे सामने आता है करसन भाई पटेल का, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ साइट करने के लिए। करसन भाई पटेल अहमदाबाद में रहते हैं,
और छोटा मोटा कारोबार करते थे और साइकिल पे डिटर्जेंट पाउडर बेचते थे, साइकिलों पे सामान बेचते थे। करसन भाई पटेल बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने देखा कि ये पाउडर में क्या ऐसी बात है। वो इंटरेक्ट करते थे महिलाओं से, यूजर्स से, तो वो बताते थे कि, और उन दिनों रिन बहुत चल रहा था, हिंदुस्तान लीवर का रिन एक प्रोडक्ट है, अभी भी है, तो वो बहुत चल रहा था। तो करसन भाई पटेल के मन में आया कि क्यों ना हम ये डिटर्जेंट स्वयं बनाएं। उनको दिखता था कि जितना महंगा है और जितने इनपुट्स हैं तो ये रेलेवेंट नहीं है, हमें अपने समाज के लिए, लोगों के लिए एक बड़ा साधारण सा अच्छा साबुन बनाना चाहिए कपड़े धोने का, रिन के अगेंस्ट में। उन्होंने निरमा बनाया। अब जब निरमा साबुन बनने लगा तो वो गए डीलर्स के पास, स्टॉकिस्ट के पास, कि आप हमारा डिटर्जेंट बेचिए। वो बोले क्या बात करते हैं, आपका डिटर्जेंट कौन खरीदेगा, हम नहीं खरीदेंगे आपका डिटर्जेंट, कोई जानता ही नहीं आपके नाम को, निरमा को कौन जानता है। तो उन्होंने स्मार्ट मूव लिया। अब वो स्मार्ट मूव क्या लिया वो मैं छात्रों से शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और उनसे कहा कि अपनी महिलाओं को कहो कि वो दुकान पे जाएं, दिन में 10 बार जाएं और कहें कि हमें निरमा दो। तो पूरे अहमदाबाद में, और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बोल दिया, उन्होंने आगे अपने रिश्तेदारों को बोल दिया, पूरे अहमदाबाद में ये बात फैल गई कि हर दुकान पे हर महिला जा रही है और वो निरमा मांग रही है, रिन नहीं मांग रही। तो दुकानदारों के ऑब्वियसली फोन आने थे, स्टॉकिस्ट के, जो होलसेल डीलर्स थे, उन्होंने फोन किया करसन भाई पटेल को कि करसन भाई ये रिन की डिमांड आ रही है। तो अब वो नेगोशिएट कर रहे थे, करसन भाई नेगोशिएट कर रहे हैं अब कि भाई मैं इस कंडीशन पे दूंगा, ऐसे दूंगा, एडवांस पेमेंट में दूंगा। तो ये सबसे पहला स्मार्ट मूव। दूसरा स्मार्ट मूव, उन्होंने देखा कि रिन सक्सेस क्यों है, क्या चाहता है भारत का जो उपभोक्ता है, वो क्या चाहता है। तो उन्होंने पता किया कि झाग चाहता है। तो करसन भाई ने कहा मेरा जो निरमा होगा वो सफाई करे या ना करे, कोई उससे सरोकार नहीं, लेकिन झाग। और उसका टैगलाइन हो गया, झाग जिसने जादू कर दिया, झाग वाला निरमा। और आज निरमा एक ऐसी स्थिति थी कि रिन एकदम क्रैश डाउन हुआ। दूसरा उदाहरण बताता हूं, हमारे अपने यहां यूपी में घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। अब ये कोई बात पहली बार थोड़ी कही गई है, पता नहीं कितनी जनरेशन से लोग कहते आए हैं कि साहब पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए फिर विश्वास करिए, ऐसा बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं। उन्होंने उसको टैगलाइन बना लिया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कितना स्मार्ट मूव, कोई एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता नहीं, केवल इस स्मार्ट, और ये कैच कर गया, सबके मन में कैच कर गया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दूसरा आपको स्मार्टनेस की उदाहरण देता हूं यूपी से ही। हमारे एक सज्जन है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कानपुर में रहते हैं, महाराष्ट्रियन है। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में बहुत कम महाराष्ट्रियन रहते हैं। तो ये खरवड़कर जी है, इनका शुभ नाम खरवड़कर जी है, और इनका प्लस डिटर्जेंट करके ब्रांड है, प्लस डिटर्जेंट। पता नहीं आजकल कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट एक समय था, आज से 20 साल पहले, उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट मूव से एक बहुत बड़ा केस जीता था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो स्वयं हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे, स्वयं ऊंचे पद पे रहे थे, बाद में उन्होंने अपनी कंपनी लगाई और प्लस डिटर्जेंट उन्होंने स्टार्ट किया। उन्हीं दिनों लीवर्स ने एक प्रोडक्ट निकाला, क्लिनिक प्लस। अब लीवर्स में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये क्लिनिक प्लस उनके लिए फांस बन जाएगा गले का। तो साहब उन्होंने प्रोडक्ट निकाला और खरवड़कर जी ने सीधा कोर्ट में केस कर दिया कि साहब ये मेरा जो ब्रांड है उसको भुना रहे हैं लीवर्स वाले। सब लोग हंसे कि साहब कहाँ प्लस डिटर्जेंट, कहाँ आप मिस्टर खरवड़कर, कहाँ यूनिलीवर्स, हिंदुस्तान लीवर, और कहाँ इनका क्लिनिक, इतना अच्छा शैम्पू चल रहा है, उन्होंने क्लिनिक प्लस निकाला है। बोले नहीं, ये जो प्लस है ये मेरा ब्रांड है, मेरा डिटर्जेंट है प्लस। केस चला और वो केस खरवड़कर जी जीते, पता नहीं कितने करोड़ों जीते, कितना क्या जीते, दैट इज डिफरेंट। लेकिन सिंबॉलिकली मैं इसको बहुत बड़ा स्मार्ट मूव मानता हूं। व्यक्ति स्मार्ट बनता कब है? कई सिचुएशंस में स्मार्ट बनता है। एक जो जनरल सिचुएशन व्यक्ति स्मार्ट बनता है जब उसको चैलेंजेस आते हैं, जब उसके सामने या उसकी इंसल्ट होती है, तब वो बहुत
उसको कुठाराघात होता है उसके आत्मसम्मान पे, तो वो स्मार्ट बनता है। उदाहरण देता हूं, सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा हस्ताक्षर इंडियन इंडस्ट्री का, और वो धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी क्या करते थे, ऑफ कोर्स मैं वहां नहीं जा रहा हूं कि जो वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे और वो छोड़ के आ गए। जब वो काम छोड़ के आ गए यहाँ पे, तो वो ट्रेडिंग करते थे। उस कंपनी में मैंने काम किया है और उस स्थान पे काम किया है जो धीरूभाई अंबानी ने टेक ओवर किया। तो आपको स्टोरी बताता हूं। ये स्टोरी है आईसीआई स्पेशलिटी केमिकल की, आईसीआई फाइबर की। आईसीआई फाइबर थाना बेलापुर रोड पे एक प्लांट है, आज भी वो प्लांट है। वो रिलायंस का प्लांट है, और ये पूरा जो रिलायंस फाइबर नेटवर्क है और रिलायंस जो टेलीकम्युनिकेशंस है, रिलायंस इन्फो है, जो आपका जियो है, ये पूरा उसी कैंपस में एस्टेब्लिश हो गया है आज, उसी कैंपस में जो कभी आईसीआई की कंपनी होती थी। तो धीरूभाई अंबानी वहां आते थे। आईसीआई फाइबर बनाता था, नाइलॉन फाइबर, और वो नाइलॉन फाइबर ब्लैक कलर का फाइबर होता था जो टायर इंडस्ट्री में यूज होता था, नाइलॉन टायर कोड। केवल एक कंपनी थी जो नाइलॉन टायर कोड बनाती थी। जितने भी टायर्स इंडिया के थे वो आईसीआई फाइबर के बनते थे। अब जो फाइबर वेस्ट हो जाता था, जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था और उसमें टायर में यूज नहीं हो सकता था, उस फाइबर को धीरूभाई अंबानी जाके खरीदते थे। तो वहां लाइन लगती थी खरीदने वालों की। तो जब जिसका नंबर आ जाता, जिसको मिल जाता, वो दे देते, फिर ये वैल्यू ऐड करके आगे बेचते थे, या जो भी उनका ट्रेडिंग का धंधा था। एक दिन क्या हुआ कि जब इनका नंबर आया तो खिड़की बंद हो गई। 5 बज गए या 5:30 बज गए। तो ये तो मल्टीनेशनल, आईसीआई फाइबर तो मल्टीनेशनल थी, और मल्टीनेशनल्स अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। और वो क्लर्क जो विंडो पे बैठा रहता था, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, और जो बाहर ट्रेडिंग के लिए लाइन में लगे रहते थे, जिस मर्जी तरीके से वो उनके साथ बिहेव करता था। तो ही ऑलमोस्ट इंसल्टेड धीरूभाई अंबानी, पुट द विंडो डाउन एंड ही सेड इट इज स्टॉप, कम टुमारो। I don't know, this is what I have heard, and I'm sure what I have heard is right. People used to talk about it. उस दिन धीरू भाई जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोच लिया कि मैं इस कंपनी को खरीदूंगा एक दिन। और माय डियर फ्रेंड्स, टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, मैं उस कंपनी में काम करता था जब धीरू भाई अंबानी ने वो कंपनी खरीदी। ये बात है 91-93 की। 92 में वो कंपनी धीरू भाई अंबानी ने खरीदी। अब जो स्मार्ट की बात है वो मैं बताता हूं। वो आईसीआई फाइबर की थी, उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी थी, अ फ्यू टन्स, मान लीजिए 40 टन या 50 टन पर डे, ये उसकी कैपेसिटी थी। धीरू भाई अंबानी जब पहले दिन आए हेलीकॉप्टर में, उन्होंने प्रेजेंटेशंस लिया मैनेजमेंट के सारे बड़े बड़े लोगों से। उन्होंने जैसे एज यूजुअल जो टेक्निकल लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। ये है कैपेसिटी। उन्होंने एक पॉइंट बोला, मुझे कैपेसिटी डबल करनी है, बताओ क्या चाहिए और कब बता दोगे क्या चाहिए। उन्होंने टाइम फिक्स किया, महीने भर 2 महीने जो भी है आप तैयारी कर लीजिए, मुझे ये बताइए इसको डबल करने के लिए क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, टू ऑल माय स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल, within a shortest possible time, and it is much less than 6 months, same plant was producing double the capacity with the same manpower, and that is what is called being smart. ये एक दूसरा उदाहरण था जो मैं आपको देना चाहता था, बीइंग स्मार्ट। अब आप देखिए कि इन सब बीइंग स्मार्ट में जो मैंने उदाहरण दिए, इन सब में स्पेसिफिसिटी, मेजरेबिलिटी, अटेनेबिलिटी, रेलेवेंस एंड टाइम बाउंड सब था। अब कुछ उदाहरण देना चाहता हूं सो कॉल्ड सक्सेस के। कलयुग में सक्सेस होता है, आप कंपटीशन पास कर लेते हो तो आप सक्सेसफुल हो। पूरा जी जान लगा के आप तैयारी करो, भले ही आपके 60% मार्क्स आए हो 10+2 में, लेकिन आप आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। और इतना सक्सेसफुल हो गए कि बाद में अपने आप पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं रहता, फिर यही रहता है कि अगला कंपटीशन पास करें, अगला कंपटीशन पास करें और सक्सेस होते जाएं। कंपटीशन पास होना ही एक सक्सेस का पैमाना बन गया। तो आपको एक उदाहरण देता हूं ऐसे आईएएस ऑफिसर। मैं डिस्कस कर रहा था, परिवार में ही डिस्कस कर रहा था, तो मुझे ये स्टोरी बताई गई, तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक आईएएस एस्पिरेंट, उसके पास बहुत धन नहीं था, निर्धन परिवार से था। ग्रेजुएशन किया, उसने कहा आईएएस बने। ब्रिलियंट था, जैसे मैंने कहा स्मार्ट पीपल आर ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट।
स्मार्ट पीपल आर वाइज, वेरी टाइमली, एक्टिव, एफिशिएंट। तो उसने क्या किया, अध्ययन किया सारे पेपर्स का, पिछले साल के पेपर्स सारे पढ़े, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आईएएस एग्जाम में केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि प्रश्न वो आते हैं जो पूरे साल न्यूज रहे हो। मतलब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा, उसने ये ऑब्जेक्टिविटी क्लियर कर ली कि गोल कैसे अचीव करना है, बिकॉज स्मार्ट पीपल ऑलवेज अचीव द गोल। तो उसने ये देखा कि साहब पूरे एक साल के यदि मैं पेपर पढ़ लूंगा प्रॉपरली, और जो हेडलाइंस चलती रही हैं वो मेरा उस पर ग्रास्प हो जाएगा, तो मैं आईएएस पेपर क्लियर कर लूंगा, क्योंकि प्रश्न उन्हीं से संबंधित आते हैं। तो उसने कहा किया कैसे जाए, बिकॉज उसके पास धन नहीं था, कोचिंग इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो वो आईएएस के एक कोचिंग सेंटर में गया और उसने कहा कि मैं आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उसकी डिग्रियां देखी, उन्होंने कहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, हिस्ट्री पढ़ाओगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स? उसने कहा नहीं, मैं इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। बोले इनमें आपकी जो ग्रेजुएशन है वो, बोले नहीं वो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं बच्चों को रीडिंग न्यूज़पेपर आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाऊंगा, आप मुझे केवल ये टॉपिक दे दीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ के और कैसे बीइंग जनरल नॉलेज एंड बीइंग अवेयर अबाउट ऑल हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड, वो पढ़ाऊंगा मैं, आप मुझे अवसर दें। तो साहब उनको अवसर दे दिया गया। उन्होंने पूरे एक साल केवल ये पढ़ाया कि न्यूज़पेपर में क्या आता है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। पढ़ाया क्या, उन्होंने स्वयं पढ़ा। क्योंकि आप समझ लीजिए, आप शर्मा जी आप स्वयं अध्यापक हैं, आपके डायरेक्टर सब लोग फैकल्टी हैं। आप एक चीज समझिए, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, सबके साथ होता है ये, जो चीजें आपने अपने छात्र रहते हुए नहीं पढ़ी ठीक से, वो बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ पाते हो, ये अवसर मिलता है। मां सरस्वती आपको अवसर देती है टीचर बनने का। ये दूसरी बात है कि आज टीचर को हम ये समझते हैं कि टीचर एक कर्मचारी है, हम ये समझते हैं कि टीचर वो बनता है जो कुछ नहीं बन पाता, वो टीचर बन जाता है। मैं इसको मां सरस्वती का प्रताप समझता हूँ, उनका आशीर्वाद समझता हूँ मां सरस्वती का, कि आप टीचर बने। तो बात पे आता हूँ अपने, जो मैंने शुरू किया था, जब आप अध्यापक हो तो आप वो सब्जेक्ट अधिक पढ़ते हो जिस पोर्शन को आपने तब नहीं पढ़ा जब आप छात्र थे, और तब आपको इतनी कठिनाई होती है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप पढ़ते हो। तो उस आईएएस एस्पायरेंट ने वो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े न्यूज़पेपर के। 1 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, और तीसरी साल जब आई तो उसने पहली बार आईएएस का एग्जाम दिया और वो चौथे 5वें नंबर पे पास हुआ आईएएस। तो ये कितना अच्छा उदाहरण है बीइंग स्मार्ट। धनी नहीं है वो, निर्धन है। जब ही वाज चैलेंज तो उसने स्मार्ट निकाला। अभी देखिए कितने सारे लोग कितने स्मार्ट मूव्स निकाल रहे हैं। पेंडेमिक आ गया, पैसा कमाने के स्मार्ट मूव्स निकाल रहे हैं। अब हम लास्ट पोर्शन ऑफ माय डिस्कशन चर्चा करते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं बीइंग स्मार्ट के। एडवांटेजेस वो सारे हैं यदि आपने अचीव कर लिए गोल्स, एडवांटेजेस वो सारे हैं यदि आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, एडवांटेजेस वो सारे हैं यदि सब लोग आपको प्रतिष्ठित मानते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके फॉलोअर बनते हैं, आपके फैंस बनते हैं, यू बिकम पॉपुलर, तो वो सफल हो गया कलयुग में। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं? यदि आपने बाउंड्री क्रॉस कर दी, नेगेटिविटी में चले गए, तो वही स्मार्ट व्यक्तित्व क्या क्या कर देता है वो आप देख लीजिए। आपके सामने उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है चार्ल्स शोभराज। आप देखिए कितने साल वो जेल में रहा, नेपाल की, इंडिया में भी रहा, यहां से भाग गया, वहां चला गया। वो भी स्मार्ट लोग हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का डायरेक्शन उल्टा हो गया, नेगेटिव तरफ चले गए। जब हम नेगेटिविटी में स्मार्टनेस लगा देते हैं तो ये ठीक नहीं होता, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, हम ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि लोग हमें
देखिए स्मार्ट का भी हिंदी में आप देखिए, आप इंग्लैंड चले जाइए, आप किसी को बोलिए यू आर वेरी क्लेवर, तो वो बड़ा हैप्पी होगा, बिकॉज वहां क्लेवर का अर्थ है चतुर। ओके, और चतुर इसका मतलब निपुण, कुशाग्र, चतुर, अच्छी बात है। भारत में किसी को बोल दीजिए क्लेवर, तो वो उसको समझेंगे चालू, चालाक, कनिंग। आप समझ रहे हैं? तो कैसे समाज में किसी शब्द की परिभाषाएं, अर्थ बदलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पे बीइंग स्मार्ट, अगर आप नेगेटिविटी में चले गए और लोगों ने आपको, वो लाइन क्रॉस हो गई, लक्ष्मण रेखा, तो लोग आपको कनिंग बोलेंगे, और कनिंग बोलेंगे तो आप जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए। अभी आप देख लिए एग्जाम्पल, अभी हैं इतने सारे ये मारे गए हैं लोग, कितने चतुर थे वो, कितने स्मार्ट थे, सबको बीट करते थे, पॉलिटिशियंस को भी बीट करते थे, पब्लिक को का शोषण करते थे, और धेले की पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, बट बीइंग स्मार्ट। तो मेरा सब छात्रों से ये निवेदन है कि वो स्मार्ट हो, क्योंकि स्मार्ट, अच्छा दूसरी बात यह है कि क्या स्मार्टनेस क्रिएट की जा सकती है? यस, स्मार्टनेस इज लाइक ए स्किल, स्किल दिया जा सकता है। ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस इज बाय बर्थ, वो दी नहीं जा सकती, वो अभ्यास से नहीं आ सकती, वो आपके पास नेचुरल है। लेकिन स्मार्टनेस अभ्यास से आ सकती है, स्मार्टनेस अनुभव से आ सकती है। और अनुभव का अर्थ ये नहीं है कि आपकी आयु अधिक हो, अनुभव तो छोटी आयु में ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते हैं लोगों को। तो क्वेश्चन ऑफ सीरियसनेस, क्वेश्चन ऑफ हाउ सीरियस, हाउ वाइटल द अनुभव इज, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप कितने अनुभव, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अनुभव, नहीं। आपको बहुत सारे लोग स्मार्ट मिल जाएंगे, वाइज मिल जाएंगे यंग एज। आपके अपने चेयरमैन देखिए, आपके मयंक जी, कितनी यंग एज में कितने क्लेवर हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, स्मार्ट भी हैं। ओके, दूसरी बात यह है कि स्मार्ट का मतलब हैंडसम से भी लगाते हैं। ओके, स्मार्ट का मतलब ये हैंडसम होना फिजिकल फीचर्स की आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल इस शरीर पर तेज और ओज लाना है। ये शरीर जो है, ये इसके फीचर्स क्या होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके पेरेंट्स के हाथ में था, ये उनके जीन्स से आप जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन इस शरीर में, इन फीचर्स में तेज और ओज लाना आपके हाथ में है। तेज और ओज सही दिशा में चले, being smart for advantageous situations, being smart for not to be disadvantageous situation, is by virtue of the possibility or by virtue of the capability of being able to decide what is right not to be done, and what is right which is to be done, and what is not right not to be done। ये डिसीजन जब आप ले पाएंगे तो आप रियल में स्मार्ट होंगे। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए, इतने सारे, बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्ट वैसे भी आपको मिल जाएंगे, सेवा करके स्मार्ट हुए। देखिए जब पाकिस्तान बना, ये उदाहरण बहुत अच्छा है सब छात्रों के लिए। जब पाकिस्तान बना, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना नहीं, जब भारत के टुकड़े हुए, सबसे बुरा समय था इस देश के लिए, और युवा पीढ़ी को हम ठीक से समझा नहीं पाए कि विभाजन सबसे बड़ा पाप हुआ उन लोगों ने जिन्होंने ये होने दिया। एनीवेज, जब वहां से शरणार्थी यहाँ आए तो उनको इधर उधर जगह दी गई, वो रहे। तो चांदनी चौक एक बहुत बड़ा, एक ऐसा ट्रेडिंग सेंटर था, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, सब कुछ वहां था। तो जो शरणार्थी थे वो क्या करते थे कि चीनी विक्रेता के, होलसेल डीलर के सामने बाहर बैठ जाते थे। अब होलसेल तो 1 किलो 2 किलो बेचेगा नहीं, होलसेल तो बोरियों का डील करेगा कि कितनी बोरी खरीदनी है, कितने ट्रक्स खरीदने हैं, कितने टन्स खरीदने हैं, वो ये बात करेगा। तो उन्होंने कहा कि लाला जी हमें आपकी दुकान के बाहर रिटेल में बेच लेने दीजिए। तो अब अगर अंदर चीनी 8 रुपए किलो होलसेल में मिल रही है, वो बाहर उन्होंने कहा हम 8 रुपए किलो ही होलसेल रेट में ही देंगे। और ये एक्चुअल में हुआ, ये चांदनी चौक में हुआ, और ये सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। उन्होंने कहा हम उसी रेट में देंगे जो होलसेल में लाला जी अंदर दे रहे हैं, लेकिन आपको बोरियां खरीदने की आवश्यकता नहीं, आप 1 किलो ले जाइए। और एट द एंड ऑफ द डे दे ओनली सेव्ड द बोरी, एंड बोरी वाज देयर प्रॉफिट, एंड दैट वाज गुड एनफ फॉर देम टू बिकम रिच।
आज आप देखिए वहां चांदनी चौक में मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओन्ड बाय दोज हु केम फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ बीइंग स्मार्ट। आपके कॉलेज में होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल कि जो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता स्मार्टली वो अच्छे नंबर ले जाते हैं, और टीचर्स स्मार्टली बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे निपुण टीचर होते हैं, स्मार्टली पढ़ाते हैं। तो सब लोग स्मार्ट हों लेकिन पॉजिटिव रहें। बस इन शब्दों के साथ मैं अपना ये भाषण समाप्त करता हूं। प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, आपके छात्रों के या आपके प्रश्न हैं तो पूछ लीजिए। जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई खंडाल साहब, और जिन्होंने भी सुना होगा जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपने खासकर ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी कि स्मार्टनेस जो है वो कैसे डेवलप की जा सकती है, ये आपने बताया। और स्मार्टनेस एक स्किल की तरह होती है जो आप डेवलप कर सकते हैं। मैं थोड़ा-सा ये समझना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने कहा था शुरू में ही कि जो हमारी वैदिक संस्कृति थी वो देने पे जोर रखती थी, वो ज्ञान अर्जित करने पे जोर रख देती थी। लेकिन अभी जो है वो प्लेसमेंट पे ही ज़्यादा जोर होता है। मगर जो अभी वर्तमान सिचुएशन है छात्रों के सामने कोविड-19 की वजह से, उसमें कई दिक्कतें आई हैं सामने में। प्लेसमेंट पे भी असर पड़ा है। तो छात्रों के लिए आपकी क्या सलाह है? वो जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं अब इस साल, जिनको अपना करियर शुरू करना है, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, मेरी छात्रों से ही नहीं, छात्रों के अभिभावकों से पहले सलाह है। सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपने बच्चों को अपने क्षेत्र के ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं, बाहर ना भेजें। आपने देख लिया कि कैसे लोगों का पलायन हुआ। एक चीज समझ लीजिए, अभी तो ये एक वायरस आया है। ये वायरस पिछले 25-30 साल से हर 5-6 साल में एक नया वायरस आता है। ये कितना डेंजरस वायरस आया है। अभी जो अगला वायरस आने वाला है वो इससे भी कई गुना डेंजरस होने वाला है। तो एक तो अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में ही पढ़ाएं। अब आप देख लीजिए, क्या आईआईटी, क्या एनआईटी, क्या कोई भी इंस्टीट्यूट, सब लोग तो डिजिटली पढ़ रहे हैं, सब लोग तो सोशल मीडिया से पढ़ रहे हैं, सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं, सब लोग टेलीविजन पे, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। जब सब लोगों को लैपटॉप पे ही पढ़ना है और पढ़ाने वाले हम जैसे हैं, तो फिर अंतर क्या है? किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ो, वही पढ़ाने वाले हैं। कोई ये सब जो ये क्रिएट कर रखा है कि ये आईआईटी है, ये एनआईटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये सब बेमानी है। दूसरी बात, अच्छे से अच्छे, क्या बताइए आप? जी आप बोलिए। जी आप बोलिए जी। दूसरी बात, अच्छे से अच्छे गुरुजन अवेलेबल हैं आपको। आपको उनको अपने यहाँ रखने की भी आवश्यकता नहीं। आप उनको पे करिए, जो अच्छा है उसको पे करिए और डिजिटली पढ़ाइए। आप बड़े से बड़े गुरु अवेलेबल हैं और एक ही साथ में 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं। कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का अर्थ नहीं। सब्जेक्ट पढ़ाना है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बीटेक इलेक्ट्रिकल में हैं, आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो रिलेवेंट है अप टू फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर। चारों के चारों ईयर के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, आप नॉलेज दे रहे हैं। आपने अननेसेसरी उसको ईयर्स में बांटा हुआ है, कितना अच्छा हो गया। तो पहला सुझाव तो मेरा अभिभावकों से कि अपने एरियाज में पढ़ाएं। दूसरा सुझाव अभिभावकों से और छात्रों से, फॉर गॉड सेक बंद करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब की शिक्षा बंद करें। अपने बच्चों को कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये सब बंद करें पढ़ाना। अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाएगा इन फ्यूचर में। अर्थ का कोई मीनिंग नहीं। मीनिंग मटेरियल का है, मीनिंग मटेरियल क्रिएशन का है, मीनिंग रिन्यूएबल का है, मीनिंग एवरीथिंग रिन्यूएबल, एवरीथिंग ऑल्टरनेट। तो अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएं, इंजीनियरिंग पढ़ाएं, मेडिकल पढ़ाएं, आयुर्वेद पढ़ाएं। आप अपने बच्चों को पूरी जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो पढ़ाएं, एग्रीकल्चर पढ़ाएं, फूड प्रोसेसिंग पढ़ाएं, और बिल्कुल छात्रों को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री बंद कर दें। इसका कोई उपयोग नहीं है। वो आवारागर्दी करेंगे पढ़ के, और हर छात्र वही। देखिए, अभी तो पार्लियामेंट भी नहीं लग रही, असेंबली भी नहीं लग रही, इलेक्शन भी ऑनलाइन होंगे। तो अर्थ ये हो गया कि वापस आओ, फैमिली वे में आओ, पूरे फैमिली साथ साथ रहें। ये जो परिवार बट गए,
पूरा फैमिली सिस्टम खत्म हो गया। तो मेरा छात्रों से और अभिभावकों से ये निवेदन है कि छात्रों को साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इन सब विषयों में लाएं। स्किल्स ऐसे हों, जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं वो कारपेंट्री, जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं वो कारपेंट्री में जाएं, वो ऐसे सिस्टम, जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें जाएं जिसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन लग रहा है, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तीसरा, मेरा सब लोगों से अनुरोध भी है और निवेदन भी है कि शिक्षकों का आदर करें, सम्मान करें। भारत में एक ऐसी पद्धति हो ऋषियों की, महर्षियों की, ब्रह्म ऋषियों की, पहले जो थी। आज जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड कर देना, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं सब कुछ, अनफॉर्चुनेटली। तो वो चलाएं, मुझे कोई उससे वो नहीं है, अच्छा चला रहे हैं, अच्छा चलाएं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मेरा केवल गवर्नमेंट से एक पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए निवेदन है, कोई भी आईएएस ऑफिसर ग्रेजुएशन करके आईएएस ना बने। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी बीटेक, एमटेक, पीएचडी या बीएससी, एमएससी, पीएचडी ये निर्धारित कर दें। बिना पीएचडी के वो एंटाइटल्ड ही ना हो। कितना कितना अटपटा लगता है कि आप 3-3, 4-4 साल आप देख लीजिए, शहरों में आप चले जाइए, कमला नगर में चले जाइए, आप कोटा चले जाइए, आप इधर अंबेडकर नगर चले जाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कनॉट प्लेस चले जाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। बच्चे दूर दूर गांवों से आके दिल्ली में रह रहे हैं, किस लिए? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल केवल आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्रिएटिव है, क्या प्रोडक्टिव है, क्या उससे आउटकम निकलेगा? केवल आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आप ये नियम बना लें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये जो भी होंगे, मिनिमम पीएचडी क्वालिफिकेशन। उस समय ले दे के पूरे कॉलोनी में एक बीए होता है, ग्रेजुएट होता था, तो आपने क्वालिफिकेशन आईएएस, आईपीएस की अंग्रेजों ने ग्रेजुएशन रखी थी, क्योंकि ग्रेजुएट रेयर होते थे। आज तो गली गली में इंजीनियर्स, बीटेक, एमटेक, पीएचडीज हैं। आप मिनिमम क्वालिफिकेशन वो कर दीजिए। इसका क्या लाभ होगा? इसका एक तो ये लाभ होगा कि जो भी आईएएस बनेंगे वो पढ़े लिखे बनेंगे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे बनेंगे। कम से कम वो जो भी निर्णय लेंगे तो वो पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा निर्णय लेंगे। दूसरा ये होगा कि शिक्षा के ऊपर फोकस होगा। एक बहुत बड़ा तबका आईएएस के लिए निकल पड़ता है और आगे हायर एजुकेशन में जाता ही नहीं, आगे पढ़ता ही नहीं। और उसका कारण क्या होता है? जब वो सफल नहीं हो पाते वहां पे, तो फिर वो उल्टा सीधा काम करते हैं। और ये बहुत बड़ा समाज के लिए ये बिग लॉस है। गांव छोड़ाए, शहर आ गए, आईएएस बन नहीं पाए, इधर उधर के काम करते हैं, फिर दे ट्राई टू बिकम कनिंग and make money, overnight money, and that is not very good for the country. तो एक ये मेरा सुझाव है। और लास्ट मेरा ये सुझाव है, प्रत्येक व्यक्ति, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, आप भी सम्मिलित हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपना छोड़ के समाज का सोचे। बस यही मेरा कहना है आपके प्रश्न के उत्तर में। जी, तो मैं थोड़ा और ये समझना चाहूंगा आपसे कि अभी आपने कहा कि ज्यादातर एक बड़ा तबका जो हायर स्टडीज की ओर जाता नहीं है, तो जो अभी सरकार की नीति है प्लेसमेंट को लेकर के और रिसर्च को लेकर के, उससे आप सहमत हैं या कुछ और सुझाव आपके हैं उस बारे में? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूँ, वो रिपीट कर रहा हूँ। आज से 30-35 साल पहले चले जाइए चाइना में। चाइना और भारत बराबर थे। वहाँ जितने इंजीनियर्स निकलते थे हमारे यहाँ भी निकलते थे, वहाँ जितने रिसर्च पेपर्स थे हमारे यहाँ भी इतने ही थे। उन्होंने 30-35 साल पहले एक निर्णय लिया कि आज के बाद हम किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आएगा, गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं आएगा। यदि उनके पास अपने साधन हैं, अपने रिसोर्सेज हैं और रिसोर्स जनरेशन की कैपेबिलिटी है, तो वो अपना रिसोर्सेज जनरेट करें और अपना करें, गवर्नमेंट से ना मांगे। लाखों टीचर्स, लाखों करोड़ों रिसर्चर्स ओवरनाइट जॉबलेस हो गए। तो उन्होंने क्या किया? इमीडिएटली मिलजुल के ग्रुप बना के छोटी छोटी कंपनियां बना ली। ये पिछले 30 साल की स्टोरी है, सबके सामने है और हमें बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए।
सब लोगों ने, 2-3 टीचर्स ने मिलके, 1-2 रिसर्चर्स ने मिलके अपनी अपनी छोटी छोटी कंपनियां बना ली। आज लाखों की संख्या में एमएसएमईज और एसएमईज चाइना में है। चाइना नंबर 1 है एसएमई और एमएसएमईज में, और हम कहीं भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके के निर्णय ले सरकार। हमारे पास देखिए जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लोग रिसर्च करें, करीब 150 के करीब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। 40 CSIR है, 200 होंगे, 40 CSIR है, 40 के करीब DRDO हैं, फिर हमारे पास ICMR के इंस्टीट्यूट्स हैं, ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, करीब 200 इंस्टीट्यूट हो गए रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो पढ़ाते नहीं, जो पढ़ाते हैं वो रिसर्च नहीं करते, जो रिसर्च करते हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करते, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो इनोवेट नहीं करते। सब लोग बटे हुए हैं। शुरू से ही ऐसा बंटना है कि आप इंजीनियर हो गए, आप नॉन इंजीनियर हो गए। तो एक समय था जब इंजीनियर यूज्ड टू बी कंसिडर्ड मच बेटर देन, और मेरे विचार से he or she should be considered much better than others, because engineer is one who makes things happen, who demonstrates how to make things happen, who shows things move. So engineer is a very special commodity, a speciality for mankind. लेकिन हो क्या गया आज? चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ स्पेशलिटी, कॉमर्स ग्रेजुएट इज अ स्पेशलिटी। तो ये बंद होना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी पे। सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए, जितने 40 लैब्स हैं CSIR के, उनको अटैच कर दीजिए। आपके यूपी में ही 4-5 लैब्स हैं, लखनऊ में, सारी लैब्स को अटैच कर दीजिए UPDU के इंस्टीट्यूट से, सारे उनके रिसर्चर्स वहां पढ़ाएं, और जितने आपके टीचर्स हैं वो सारे उन रिसर्च की फैसिलिटीज को यूज करें, और रिसर्च उन विषयों पे हो जो हमारे से रिलेवेंट है। हर साल हम इतनी पराली जलती है दिल्ली के आसपास, और हर साल सर्दियों में वो पराली को भी रूट पता है, वो कहीं और नहीं जाती, दिल्ली में ही आती। देखिए कितना उसके बाद गूगल मैप है पराली के पास। पराली जब जलती है, गांव में जलती है, जैसा मानते हैं, पेपरों में आता है कि गांव में पराली जली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इधर आसपास जब पराली जली तो उसके पास गूगल मैप है, वो सीधी दिल्ली आती है, वो कहीं और नहीं जाती, वो दिल्ली आती है। क्यों नहीं हमारे जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं कि इस पराली को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं, क्यों यूरिया इंपोर्ट करते हैं? हम क्यों नहीं एनिमल हस्बेंड्री का कोर्सेज करते हैं? IIMT में एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम बच्चों को गाय पालना सिखाते हैं, भैंस पालना सिखाते हैं? क्यों नहीं वो एक एडवांस डेयरी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? क्यों नहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में आप खोल ही नहीं सकते? केवल NDRI करनाल ही करेगा, केवल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ही करेगा। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपने शहरों में बसा दिए, गांव में बसाते, फिर वो क्या करते हैं, भूमि एक्वायर करते हैं, जो एग्रीकल्चर की भूमि थी वो एक्वायर करते हैं, वहां एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर चलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर आप गांव में चलाइए जाके। तो ये सरकार को सोचना होगा, दिस इज बीइंग स्मार्ट, और ये सरकार मोदी जी से मुमकिन है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि नीति निर्धारक जब तक भूमि से उठकर नहीं आएंगे, जब तक जो नीति निर्धारक हैं जिनका कोई सरोकार ही नहीं है भूमि से, आम धरातल से, तो निर्णय भी ऐसे ही होंगे। जी, जैसा कि आपने एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और इंडिपेंडेंट करे, जहाँ रिसर्चेज हो रही हैं उनको वहां पर इस तरह की व्यवस्था हो कि जो खुद से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, वही रिसर्च कराए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन आई है, जो कोविड-19 की सिचुएशन, उसमें एडमिशन की काफी दिक्कत आ रही है, प्लेसमेंट की भी दिक्कत है। तो क्या अभी तत्काल परिस्थितियां हो सकती है, क्या उपाय हो सकती है जो इस दिक्कत को दूर करें? देखिए ऐसा है, मैंने अभी बताया आपको कि इस बार एडमिशन सब जगह अच्छे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को, एक तो अभी मैंने बात बताई कि नॉन इंजीनियरिंग में एडमिशन ना लें, तो सब बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से कि ऐसे सद्बुद्धि, सुमति दे दे सबको कि ऐसा हो। और जो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और कहता रहूँगा, एक ना एक दिन तो भगवान जी की कृपा होगी। जितनी भी स्कीम्स हैं, SME, MSME, ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए इनकी सीधी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। और ये जो कल्चर है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर कि आप अप्लाई करो, आप अप्लाई करो का मतलब नहीं है ये लोग अपने दरबारों से निकलें,
अपने एयर कंडीशन रूम से निकलें, वहाँ जो भवनों में बैठे हैं, उद्योग भवन, कृषि भवन, वहाँ जो बैठे हैं वो वहाँ से निकलें, योजना भवन वहाँ से निकलें और वो जाएं इंस्टीट्यूट्स में। हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नीति आयोग का एक सेंटर हो और नीति आयोग में इनपुट्स जाएं, तब नीतियां बने, तब जाके ठीक होगा, सब अच्छा होगा देखना इस पेंडेमिक से। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका खंडाल साहब, आप आज आए और इतनी अच्छी बातें बताई। आपने खासकर जो बताया कि स्मार्ट बनिए, स्मार्टनेस आपने बताया कि स्पेसिफिक होइए, मेजरेबल होइए, मेजरेबल बनिए, अच्छा, कहिए एक बात और मैं अटेनेबल बनिए। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बोलिए आप खंडाल एक साहब। बात मैं अवश्य कह दूं जी। कि स्मार्टनेस जो है वो बिना एफर्ट के सब बच्चों में आ जाती है, यदि बच्चे संस्कार से हों। हमारा जो सनातन सही संस्कृति बोला है आपने। वो संस्कार आधारित है। यदि उस पे वापस लौट आए तो सारे बच्चे हमारे स्मार्ट होंगे, क्योंकि जेनेटिकली बहुत एडवांस्ड हैं, इवॉल्व हैं। तो सरस्वती माँ की बहुत कृपा है, संस्कारों की आवश्यकता है, संस्कार जी बिल्कुल, आप जी बिल्कुल सही कहा आपने, और यही कारण था कि एक वक्त था जब भारत विश्व गुरु की भूमिका में था, और उन सनातन संस्कारों के अगर हम और वापस लौटे तो जरूर हम वापस दोबारा विश्व गुरु की भूमिका में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खंडाल साहब, आप आज यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें और जानकारी दी हम लोगों को। आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भगवान भला करे। सो आई कैन एग्जिट नाउ।